नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम शुक्ला और आप देख रहे हैं लॉकडाउन स्टडी। यूं तो साल में 365 दिन होते हैं और कई दिन आते हैं और कई दिन चले जाते हैं, लेकिन 5 अगस्त की तारीख भारतीय राजनीति में 2 अहम मुकाम हासिल करने जा रही है। पहला मुकाम यह है कि 5 अगस्त को ही अनुच्छेद 370 को हटाए हुए 1 साल पूरा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का जो दशकों पुराना सपना था, जिसको दशकों पुराना वो लेकर के चले हुए थे, वो उन्होंने साकार किया है। दूसरा, लगभग 500 वर्षों के संघर्षों के बाद जो भारत को प्राप्त होने वाले अभूतपूर्व सांस्कृतिक विजय की है, जिसके लिए भगवान श्री राम के जन्मभूमि का जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो भगवान श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ है, उसकी इतिहास क्या था, क्या उसकी कहानी थी, उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में क्या है डिटेल में बताया हुआ है, उसको आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 370 की, ठीक है। तो इसमें जो अनुच्छेद 370 है, ये भी भारतीय जनता पार्टी क्या शुरू से एक सपना रहा है और शुरू से नारा लेकर के ये चले हुए थे। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करें और इतिहास में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्ववर्ती पार्टी थी, जिसे जनसंघ कहा जाता था, उसके जो संस्थापक थे, जो नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी। उन्होंने क्या है स्टार्टिंग से ही इस विरोध में थे कि कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत नहीं होना चाहिए और कश्मीर अनुच्छेद 370 है वो अलग से जो कश्मीर को दिया गया था उस स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ थे। तो सन 1953 के आसपास, आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा तो बता दूं, को भारत के जो अन्य लोग होते थे उन्हें कश्मीर में जाने के लिए क्या करना पड़ता था, अलग से परमिट लेना पड़ता था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे, तो वो इसके बिल्कुल भी क्या थे, खिलाफ थे। तो 1953 में कश्मीर सत्याग्रह चालू किया और वो बिना परमिट के क्या कश्मीर में प्रवेश करने लगे। 11 मई 1953 को उन्हें कश्मीर में बिना परमिट के घुसने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और इसी समय पूरे देश में क्या सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शन भी किए गए। उनको गिरफ्तार करके श्रीनगर के जेल में रखा गया, लगभग 1.5-2 महीने उन्हें जेल में रखा गया और बाद में उसके बाद क्या रहस्यमय तरीके से क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। तभी से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये नारा रहा है कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। तो जो पूरा कश्मीर था, तो कश्मीर की राजनीति जो है वो 1953 से जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। इसके बाद क्या है, 1996 से लेकर 2004 तक अटल जी के नेतृत्व में लगभग 3 बार सरकार बनी थी, लेकिन क्या है ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, या कहा जाए मिलीजुली सरकार या गठबंधन के समर्थन के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो इस पर भी क्या है कोई विशेष कार्य नहीं किया गया अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको हमेशा से अपने मैनिफेस्टो और अपने एजेंडे में रखा है कि कश्मीर से 370 को समाप्त करना है। तो लगभग आज से 28 साल पहले 1992 के आसपास तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा चालू की थी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता यात्रा के नाम से उन्होंने यात्रा चालू कर दी। एकता यात्रा का उद्देश्य था कि कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरा करके सरकार के ऊपर अनुच्छेद 370 को हटाने का दबाव बनाया जाएगा। उस समय सरकार में केंद्र में जो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और 11 मई 1991 से कन्याकुमारी से इस एकता यात्रा को प्रारंभ किया गया, मुरली मनोहर जोशी के साथ प्रारंभ किया गया। तब देश में जब ये यात्रा कश्मीर पहुंची तो काफी तनावपूर्ण माहौल हो गए थे उस समय पे, ठीक है, और काफी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनको एक विशेष प्लेन से काफी टाइट सिक्योरिटी के द्वारा क्या किया गया, प्लेन से वहां पे कश्मीर के लाल चौक पे मुरली मनोहर जोशी को, वहां पे सभी नेताओं को, जो बीजेपी के जो प्रमुख नेता थे उनको उतारा गया और वहां पे क्या है तिरंगा झंडा को फहराया गया। तो उस समय जो वहां आतंकवादी थे उन्होंने साफ ये ऐलान कर रखा था कि कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं फहराना है और जो बीजेपी के नेता थे और बीजेपी इस बात पे अड़ी हुई थी कि हमें कश्मीर के लाल चौक पर ही क्या करना है, तिरंगा झंडा फहराना है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबंधित एक मूवी आई हुई थी, उसमें भी क्या है इस सीन को प्रमुखता से दिखाया गया था, जहां पे नरेंद्र मोदी का जो रोल है वो विवेक ओबेरॉय ने निभाया हुआ था उस पिक्चर में। तो ये बात हो गई 1992 के समय की और 1992 में जो वहां पे 26 जनवरी को वहां पे तिरंगा झंडा फहराया गया था। और ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बीजेपी का एजेंडा है, बीजेपी पार्टी जो है स्टार्टिंग से ही कुछ प्रमुख एजेंडे को लेकर के चल रही थी, सत्ता में आने का प्रयास कर रही थी। उनमें से एक प्रमुख जो एजेंडा था 370 का कश्मीर का, वो तो अब सॉल्व हो गया, लगभग उसको 1 साल हो गए। आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या फायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं और क्या चीजें इसमें और कश्मीर में किन चीजों को लेकर के बदलाव आया है इस 370 को हटने से। तो इस प्रकार मुरली मनोहर जोशी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, दोनों के मिलकर के द्वारा क्या भारत में जम्मू कश्मीर के लिए 2 बड़े
आंदोलन हुए हैं और इन्हीं आंदोलनों का आगे चलकर नतीजा ये रहा है कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो 2000 अभी पिछले साल 2019 में क्या है, सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव पारित करके 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल दर्जा प्राप्त था अनुच्छेद 370 के द्वारा उसको समाप्त कर दिया है। समाप्त ही नहीं किया है, साथ में इसके साथ साथ क्या है, जम्मू कश्मीर को लद्दाख से अलग करके दोनों को सेपरेट करके विधानसभा क्षेत्र के साथ जम्मू कश्मीर को और विधानसभा के बिना लद्दाख को दोनों को केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा, विधानसभा होगी और लद्दाख क्या डायरेक्टली क्या होगा, केंद्र सरकार के शासन में होगा। तो जम्मू कश्मीर से जुड़े मैंने आपको अभी 2 आंदोलनों के बारे में बताया। 2 आंदोलनों के बारे में 1953 का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंदोलन था और 1991-92 में जो मुरली मनोहर जोशी का आंदोलन था। दोनों ही आंदोलन कश्मीर के इतिहास में काफी मायने रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 आंदोलनों के कारण कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का जो मार्ग है या हटने का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया हो। हाल ही में पिछले 1 या 2 साल के घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आएगा कि 370 का जो मार्ग है वो कैसे हटाना, कैसे इसके लिए जो भूमिका है वो तैयार की गई थी। जून 2018 से क्या है, 370 को हटाने का की ओर जो कदम है वो बढ़ाना चालू हो गया था। जून 2018 में बीजेपी के साथ गठबंधन में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी पार्टी थी, लेकिन जून 2018 में कुछ घटनाएं हुई जिसके कारण क्या है, बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया। एक तो जम्मू कश्मीर में प्रमुख कांड हुआ था, उसमें कठुआ कांड हुआ था और शहीद राइफलमैन औरंगजेब की जो वहां पे मृत्यु हो गई थी, जो शहीद हो गए थे, तो उनके कारण ये 2 प्रमुख घटनाएं हुई थी जिनके कारण क्या है कि वहां पे जून 2018 में ही जो बीजेपी और पीडीपी की जो सरकार चल रही थी वहां पे गिर गई थी। उसके अगस्त 2018 में एक चेंजेस ये हुआ कि जो बिहार के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक उनको उठा करके जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया। उस समय भी क्या विधानसभा नहीं चल रही थी क्योंकि सरकार गिर चुकी थी और अब अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर में क्या है एक नए राज्यपाल की नियुक्ति हो चुकी थी। इसके बाद जो विपक्षी पार्टी थी जैसे कि पीडीपी हो गई, एनसी हो गई और कांग्रेस हो गई, ये तीनों ने मिलकर क्या है संख्या बल जुटाने का काम किया, लेकिन सही समय पे क्या है राज्यपाल को प्रतिवेदन नहीं दे पाए। और अगस्त 2018 से ही जो राज्यपाल बनाए गए सत्यपाल मलिक उन्होंने वहां पर क्या कर दिया था कि 370 की हटाने की पृष्ठभूमि है वो लगभग उन्होंने तैयार करना प्रारंभ कर दी थी। एक वाक्य ऐसा ध्यान में आता है कि जब राज्यपाल अपने राज्य भवन में थे उस समय कश्मीर का परिवार था, राज्यपाल से ऑटो में मिलने आता है और उस समय राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ महबूबा मुफ्ती भी बैठी हुई थी और राज्यपाल इतनी सहजता से उस परिवार से मिल पाते हैं तो महबूबा मुफ्ती ये समझती हैं, वो इस चीज का ध्यान अनुमान नहीं लगा पाती हैं और सत्यपाल मलिक से पूछती हैं कि क्या आपको चुनाव लड़ने का मन है क्या, मतलब क्या इतनी सहजता से राज्यपाल मिल रहे हैं तो क्या वो जनता में अपनी पैठ बना रहे हैं या जनता से उनकी जान पहचान हो रही है, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझ पाए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि तीनों ने संख्या बल तो जुटाया लेकिन सही समय पे क्या हुआ, राज्यपाल को प्रतिवेदन नहीं दे पाए। अगर वो सही समय पर राज्यपाल को प्रतिवेदन देते और सरकार बनाने का दावा करते तो राज्यपाल इसके लिए विवश होते कि क्या करते, वो विपक्षी की सरकार बनाए। जैसे ही राजभवन को इस चीज का अंदाजा हुआ कि अगर सरकार बनती है कश्मीर में तो 370 का जो प्रस्ताव है वो संसद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के विधानसभा में भी पारित करवाना पड़ता। जैसे ही इस संविधान की या इस चीज की बारीकी को राजभवन ने समझा, तत्काल प्रभाव से ही क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया गया। अगर सरकार होती तो क्या करना पड़ता, विधानसभा जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है वहां से भी क्या करना पड़ता, 370 को हटाने का प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता। तो उस समय राज्यपाल की सहमति को ही जम्मू कश्मीर की सहमति मानते हुए क्या कर दिया, 370 के अनुच्छेद 370 है उसको निष्प्रभाव कर दिया गया पिछले साल 2019 में 5 अगस्त को। तो 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर की ये कहानी थी, इसके पीछे कुछ बारीकियां थी। पिछले साल 2019 में ही 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय जवानों के ऊपर हमला हुआ था। तो ये भी उस समय किसी की सरकार नहीं चल रही थी, वहां पे विधानसभा भंग थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हुआ, मई 2019 में पुनः उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली और उसके बाद जो अगस्त में क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दोनों को अलग अलग तरह केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया और उसको क्या कर दिया गया, विभाजन करने के साथ वहां पे अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को
समाप्त कर दिया गया। तो 5 अगस्त 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही प्रस्ताव को पारित करवाया और अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जो जम्मू कश्मीर था उसको भारत में अभिन्न अंग के रूप में शामिल कर लिया। हम पहले कहते जरूर थे अभी सभी मंचों में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का वहाँ फैसला लागू ना हो, जब तक वहाँ की विधानसभा कार्यकाल अलग हो, जब तक भारत के नागरिक वहाँ जाकर रहने बसने की स्वतंत्रता ना हो, तब तक किन्हीं मायनों में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन अभी क्या है, 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आए हैं। मैंने कहा था इस वीडियो के अंत में कुछ बदलाव की भी चर्चा करेंगे। सबसे जो प्रमुख बदलाव आया है वहाँ पे वो अलगाववाद और आतंकवाद को लेकर के आया है, क्योंकि भारतीय सेना का लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसमें लगभग 300 से अधिक आतंकवादियों को लगभग मार गया है पिछले 1.5 साल के अंतर्गत। ये ऐसे क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर के जिन्हों आतंकियों से मुक्त करा दिए गए, जैसे कश्मीर का बारामूला, टोडा और त्राल के जो सेक्टर हैं वहां पे लगभग एक भी आतंकी नहीं बचा हुआ है। और एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कह सकते हैं जो आतंकियों की जो आतंकवादी संगठन को जो ज्वाइन करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के नागरिक हो या वहाँ के कुछ लोकल व्यक्ति हो सकते हैं जो बहकावे में आकर आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो किन्हीं भी आतंकवादियों की जो उम्र है वो घट करके अब सिर्फ 3 महीने रह चुकी है। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्ति जो है भारत सरकार के भारतीय हमारी सेना के बिल्कुल गोली के निशाने पर होते हैं। तो अब जो पिछले कुछ समय से पत्थरबाजी की जो घटना देखने को मिल रही थी काफी अधिक हो रही थी। पत्थरबाजी घटनाओं में भी लगभग 100% जो है अभी रोक लगी है। 8% ही ऐसा रह गया है, छुटपुट इलाके हैं जहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं। अन्यथा अभी कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और जो पत्थरबाजी की जो घटनाएं होती थी उसमें काफी रोक लगी है। साथ ही साथ ऐसा है कि वहां पे अभी काफी समय तक जो इंटरनेट की जो पाबंदी लगी हुई थी उसी पे धीरे धीरे ढिलाई किया गया है और वहां पे काफी छूट दी जा रही है। 2G स्टार्ट हो इंटरनेट चालू कर दिया गया है। तो कश्मीर के जो बड़े नेता थे उनको भी काफी दिनों तक उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और फैसले पे क्या है उनको अमल करने के लिए कहा है। बहुत सारे नेताओं को जो नजरबंद किए गए थे उन्हें भी धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, वहां से रिहा किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 370 हटाने के बाद एक और मुद्दा रह जाता है, वो था कश्मीर पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं का वहां पे उनका वापस उनके घर में लौटना। वो सपना हालांकि अभी अधूरा है और उस पर काफी कार्य हो रहा है। कुछ बीच में ऐसी खबरें आई थी कि कुछ लोग वहां जाकर के अपनी दुकानें ओपन किए, कुछ लोग अपने घर गए भी हैं और भारत सरकार की तरफ से क्या है वहां पे फ्लैट बना करके और एक पूरी कॉलोनी बसा करके वहां पे बसाने का काम भी जारी चल रहा है। तो होप सो आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। जो कश्मीर के मुद्दे पे मैंने एक वीडियो भी साझा किया है ये, और आगे भी मैं इस प्रकार की वीडियो लेके आते रहूंगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।